हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। 21 सितंबर 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज मोस्ट सुटेबल टू डिफाइन लैंडस्लाइड्स? फर्स्ट, मास वेस्टिंग, सेकंड, वेदरिंग, थर्ड, इरोजन एंड फोर्थ, अर्थक्वेक। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए, मास वेस्टिंग। अब देखिए, मास वेस्टिंग का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक लैंडस्लाइड का चार्ट दिया गया है। इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रॉक्स अवेलेबल है, इफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी द मूवमेंट ऑफ रॉक्स टुक्स प्लेस, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या कहेंगे? मास वेस्टिंग। मतलब कि कुछ सर्टेन टाइप्स के रॉक्स जो है वो अगर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आके उसका डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसे क्या कहेंगे? मास वेस्टिंग। तो ये करेक्ट होगा। वेदरिंग जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज वेदरिंग का मतलब ये होता है कि फिजिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल ऑल्टरेशन ऑफ रॉक्स, जो अर्थ के सरफेस के ऊपर भी होता है या फिर उसके ऊपर भी होता है, राइट। तो ये जो है वो सुटेबल नहीं होगा। इरोजन जो है वो भी सुटेबल नहीं है, बिकॉज इट इज डन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विंड, आइस, वाटर एटसेट्रा। और अर्थक्वेक जो है वो भी इनकरेक्ट है। आंसर इज ए, मास वेस्टिंग। सो अगेन, लैंडस्लाइड जो है वो साउथ इंडिया के अंदर अभी एक बड़ा कंसर्न बन चुका है। रिसेंटली केरला के अंदर कुछ बड़े लैंडस्लाइड्स के इंसिडेंट्स हुए थे, इस वजह से भी ये डिजास्टर जो है वो न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020? फर्स्ट, it aims to ease the norms under this act to receive foreign funding. Second, it added certain categories into the list of exempted categories that are debarred from receiving foreign funding. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, सेकेंड इज करेक्ट। अब देखिए, रिसेंटली लोकसभा के अंदर ये जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर कुछ स्ट्रिक्ट नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। फॉर एग्जांपल, जितने भी इंडिविजुअल्स या फिर एनजीओज इसके अंदर रजिस्टर्ड है, उन सभी के लिए अब आधार जो है वो मैंडेटरी होगा। दूसरी चीज कि यहाँ पे कुछ एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज को ऐड किया गया है जो इस एक्ट के अंदर फॉरेन फंडिंग जो है वो रिसीव नहीं कर सकते। तो मतलब कि नया बिल जो है वो इस नॉर्म्स को और भी स्ट्रिक्ट बनाता है, स्ट्रिक्टर नॉर्म्स, राइट। तो इस वजह से ये फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकंड जो है वो करेक्ट है। उसके अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट्स को एंड कॉरपोरेशंस को ऐड किया गया है। दीज आर दी टू एडेड एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज कि जो फॉरेन फंडिंग इस पर्टिकुलर एक्ट के अंडर रिसीव नहीं कर सकते। तो आंसर होगा बी, सेकंड ओनली। सो गवर्नमेंट टेबल्स बिल टू अमेंड एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है वो काफी न्यूज में है, प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट द राज्यसभा? फर्स्ट, it is equally represented by all the states of India. Second, its authority can be circumvented by passing a bill as money bill. Third, a person contesting election for a seat of Rajya Sabha from a state should be necessarily born in that state. मतलब कि राज्यसभा की किसी सीट के लिए अगर कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है तो उस कैंडिडेट का जन्म उसी स्टेट के अंदर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज सी, 1 एंड 3। फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, सेकंड इज करेक्ट। अब देखिए, राज्यसभा के अंदर आप सभी को पता है कि ऑल द स्टेट्स आर नॉट इक्वली रिप्रेजेंटेड। सभी स्टेट्स के लिए अलग अलग सीट्स जो है वो अलोकेट की गई है। फिर उसके बाद सेकंड जो है, ओके, वन मोर थिंग कि ये फर्स्ट जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द राज्यसभा है वो कौन सा शेड्यूल डील करता है? इट इज फोर्थ शेड्यूल। सेकेंड जो है वो करेक्ट है कि अगर मनी बिल के तौर पे अगर बिल पास होता है या फिर इंट्रोड्यूस होता है, देन राज्यसभा ऑथोरिटी कैन बी सर्कमवेंटेड बिकॉज राज्यसभा हैज नो ऑथोरिटी टू चेंज मनी बिल।
मनी बिल के ऊपर वो सिर्फ रेकमेंड कर सकता है कि इसके अंदर इस टाइप के चेंजेस होने चाहिए, उनके पास ऑथोरिटी नहीं है कि वो मनी बिल को रिजेक्ट कर सके या फिर उसके अंदर कोई चेंजेस कर सके। तो इस वजह से उनकी ऑथोरिटी जो है उसको आप सरपास कर सकते हैं। वन सच एग्जाम्पल इज आधार एक्ट, जिसको मनी बिल के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो सेकेंड जो है वो करेक्ट है। थर्ड इज इनकरेक्ट, बिकॉज 2003 के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है उसको अमेंड किया गया, और उस अमेंडमेंट के अंदर ये जो डोमिसाइल की कंडीशन है उसको रिमूव किया गया था। मतलब 2003 के अंदर ये कंडीशन जो है उसको रिमूव किया गया था कि अगर किसी को राज्यसभा की सीट के लिए इलेक्शन लड़ना है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी स्टेट के अंदर उनका जन्म हुआ हो। तो इस वजह से काफी बार ऐसा होता है कि कोई कैंडिडेट लोकसभा के अंदर अगर चुनाव हार गया है, देन राज्यसभा को यूज किया जाता है उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को जिताने के लिए, अगर उनका जन्म उस पर्टिकुलर स्टेट में नहीं हुआ हो फिर भी। तो थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। आंसर इज सी 1 एंड 3, बिकॉज हमें इनकरेक्ट पूछा गया था। सो राज्यसभा ने ये जो फार्म ऑर्डिनेंसेस से रिलेटेड जो बिल्स इंट्रोड्यूस हुए थे वो पास कर दिए हैं, इस वजह से ये न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल और बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा? फर्स्ट, ऑर्डिनरी बिल्स। सेकेंड, फाइनेंशियल बिल्स अंडर आर्टिकल 117। थर्ड, मनी बिल अंडर आर्टिकल 110। एंड फोर्थ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर इज सी 1 एंड 4। अब देखिए थर्ड जो है इसके आगे के क्वेश्चन में ही हमने डील किया कि मनी बिल जो है वो राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। ऑर्डिनरी बिल्स जो है वो लोकसभा या फिर राज्यसभा किसी भी हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। फाइनेंशियल बिल जो है वो भी मनी बिल की तरह सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। बोथ द काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल बिल्स, दैट इज फाइनेंशियल बिल ए एंड बी। तो सेकंड जो है वो इनकरेक्ट होगा। थर्ड जो है वो करेक्ट, सॉरी फोर्थ करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सो आंसर इज सी 1 एंड 4। अगेन ये राज्यसभा न्यूज में है बिल पासिंग की वजह से, इस वजह से ये राज्यसभा के अंदर रिसेंटली सेशंस जो है वो कंडक्ट हुए थे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following body is under the control of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, which also has role in procuring farm produces from the farmers at minimum support prices MSP? मतलब कि इनमें से कौन सी ऐसी बॉडी कि जो फार्मर्स के पास से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फूड जो है वो प्रोक्योर करती है, एंड अलोंग विद दैट इट इज ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट बॉडी है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। सेकेंड इज कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। थर्ड इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। अब देखिए अगर हम फार्मर्स प्रोड्यूस के प्रोक्योरमेंट की बात करें एट एमएसपी, तो उसमें सबसे पहला रोल आता है सीएसीपी का, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, जो रिकमेंडेशंस भेजते हैं कि प्राइजेस क्या होनी चाहिए। सो द रोल ऑफ सीएसीपी इज द रिकमेंडेटरी रोल कि एमएसपी जो है उसका क्वांटम कितना होना चाहिए, वो रेकमेंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये रिकमेंडेशंस जो है वो किसके पास जाती है? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। सीसीईए जो है उनका डिसीजन फाइनल रहता है, इट डिसाइड्स ऑन व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ एमएसपी। तो इनका रोल क्या है? डिसिसिव रोल है। अब एंड थर्ड, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका काम क्या है? प्रोक्योरमेंट का। अब एक बार अगर एमएसपी की प्राइस डिक्लेयर हो चुकी है, then the food corporation of India will procure these food grains at MSP from the farmers. अब कैबिनेट कमिटी जो है इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी जो किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आती। सीएसीपी जो है इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, एंड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इट फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो
फर्स्ट इनकरेक्ट है, थर्ड भी इनकरेक्ट है, आंसर इज बी सेकेंड ओनली। सो इसी राज्यसभा की डिबेट के अंदर एक ये भी इंडिकेशन था कि गवर्नमेंट शायद एमएसपी जो है उसको भी रिमूव कर सकती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने ये क्लियरली इंडिकेट किया है कि एमएसपी जो है इट विल स्टे, इट विल कंटिन्यू। और दूसरी तरफ के जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने भी ये कहा था कि अगर एमएसपी को डिसकंटिन्यू किया गया तो मैं रिजाइन कर दूंगा इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following statement is or are correct about migration in India? First, the number of migrants has increased in 2011 as compared to 2001 census in India. Second, as per census 2011, rural to urban migration has majority part in internal migration in India. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर इज ए वन ओनली। फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सेकंड इज इनकरेक्ट। अब देखिए अगर सेंसस डेटा की बात करें और उसमें भी माइग्रेशन की, दैट टू इंटरनल माइग्रेशन, तो इंडिया के अंदर 2001 की सेंसस की कंपैरिजन में 2011 की सेंसस में 45% माइग्रेंट्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं, राइट। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। अब सेकंड की अगर हम बात करें तो वो इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज सबसे ज्यादा मेजर पार्ट जो है दैट इज 57% ऑफ इंटरनल माइग्रेशन इज फ्रॉम रूरल टू रूरल माइग्रेशन। सबसे ज्यादा मतलब कि मेजोरिटी 57% इंटरनल माइग्रेशन जो है उसमें रूरल टू रूरल माइग्रेशन का हिस्सा है, और यहाँ पे रूरल टू अर्बन माइग्रेशन कहा है। प्राइमा फेसी ये स्टेटमेंट जो है वो सही दिखता है लेकिन ये इनकरेक्ट है, तो इसके लिए आपको कुछ फैक्चुअल डेटा जो है वो सेंसस 2011 के फाइंड करने होंगे। सेकंड इज इनकरेक्ट, आंसर इज ए वन ओनली। सो अगेन जो माइग्रेंट वर्कर्स जो लॉकडाउन के अंदर जिनकी डेथ हो गई उनकी फैमिली जो है वो भी कंपेंसेशन डिमांड कर रही है, इस वजह से ये माइग्रेंट क्राइसिस जो है वो फिर से न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 7, द टर्म परख was recently seen in news. It is related to dash. First, identification of coal mines. Second, rights of persons with disabilities. Third, National Education Policy 2020. And fourth, a weapon system developed by DRDO. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज सी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखिए परख जो है इट इज द नेशनल असेसमेंट सेंटर, जहां पे इस नई पॉलिसी के अंडर जो स्टूडेंट्स है उनको असेस किया जाएगा। तो आंसर इज सी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अगेन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो न्यूज में इसलिए है बिकॉज प्रेसिडेंट ने ये स्टेटमेंट दिया है कि इट विल हेल्प जम्मू एंड कश्मीर यूथ रियलाइज देयर ड्रीम्स। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट about agricultural reforms in India? First, recent reforms in agri-marketing aims to give more choices to farmers and increase farmers' income. Second, government provides insurance coverage to the farmers for crop loss. Third, income of farmers is still dependent upon the production volatility and no step has been taken in this regard in last 5 years. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज ए 1 and 2। फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो करेक्ट है, थर्ड इज इनकरेक्ट। अब देखिए फर्स्ट जो है वो करेक्ट इसलिए है बिकॉज आप सभी को पता है कि एपीएमसी के अंदर जो अभी अमेंडमेंट किए गए हैं उसकी वजह से फार्मर्स के पास ये चॉइस है, दे कैन सेल देयर प्रोड्यूसेस इनसाइड द एपीएमसीज एज वेल एज आउटसाइड द एपीएमसीज आल्सो, राइट। तो उनके पास चॉइसेस जो है वो ज्यादा है और इस चॉइसेस की वजह से उनकी इनकम जो है वो भी इंक्रीज होगी। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। सेकंड इज आल्सो करेक्ट। सेकंड जो है इट टेल्स अस अबाउट दी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना के अंदर गवर्नमेंट जो है वो क्रॉप लॉस के ऊपर इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करती है। सेकंड इज करेक्ट। थर्ड इज इनकरेक्ट बिकॉज अगर हम प्रोडक्शन वोलेटिलिटी की बात करें सो रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो ऑर्डिनेंसेस का बिल पास किया है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर आप सभी को पता है कि प्रोडक्शन वोलेटिलिटी की इफेक्ट जो है वो कम होती है बिकॉज इसके अंदर प्राइस जो है
वो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होती है। सो ड्यू टू दिस प्री डिसाइडेड प्राइजेस, प्रोडक्शन वोलाटिलिटी की इफेक्ट जो है वो कम पड़ेगी फार्मर की फार्म प्रोड्यूसर्स के ऊपर। तो इसके लिए यहाँ पे ये कहा गया है कि कोई स्टेप नहीं लिया है लास्ट 5 इयर्स में। ये स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा नेगेटिव है और ऐसे स्टेटमेंट जनरली गलत होते हैं, तो इस वजह से थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। आंसर इज ए 1 एंड 2। एग्रीकल्चर के ऊपर आज के न्यूज़पेपर में काफी अच्छा आर्टिकल है, आपको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following statement is or are correct? First, India is the highest milk producer country in the world. Second, India has highest cattle population in the world. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज ए 1 ओनली। फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सेकंड इज इनकरेक्ट। मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया जो है वो फर्स्ट रैंक पे है, लेकिन कैटल पॉपुलेशन में इंडिया कम्स एट द सेकेंड रैंक। फर्स्ट रैंक पे है ब्राजील और थर्ड रैंक पे है चाइना, राइट। सो सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है, आंसर इज ए 1 ओनली। अगेन ये जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आर्टिकल है उसकी वजह से एग्रीकल्चर और उसके एलाइड सेक्टर जो है वो भी आपको पढ़ने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लाइज बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? इन द ब्रैकेट, कंट्री शुड नॉट लाई ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कि इनमें से कौन सी कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है। एक कंडीशन ये भी है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बराबर ऊपर भी नहीं होनी चाहिए, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उस कंट्री के ऊपर से पास नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए मैक्सिको, ऑप्शन बी यमन, ऑप्शन सी लीबिया एंड ऑप्शन डी सोमालिया। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी सोमालिया। अब अगर आप वर्ल्ड मैप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों ऐसी कंट्री है, मैक्सिको एंड लीबिया, जिसके ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास ऑन होता है। और यमन जो है, इट इज नॉट बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट इज अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड सोमालिया जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है। तो आंसर इज डी सोमालिया। सो आज के न्यूज़पेपर में आज 21 सितंबर जो है इट इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में अगर लास्ट ईयर की बात करें तो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे इंस्टेबिलिटी थी मिलिटेंसी की वजह से, उन कंट्रीज को मेंशन किया गया है। अफगानिस्तान, यमन, सीरिया, टर्की, सोमालिया, इराक, मैक्सिको, लीबिया। तो ये सारी कंट्रीज से रिलेटेड जो जियोग्राफिकल एस्पेक्ट है वो आपको पढ़ने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।